हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में एज यू ऑल नो हमारे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आज हमारी जो टर्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन कि कुफरी सह्याद्री एंड कुफरी करण किन से रिलेटेड हैं? क्या ये एप्पल्स हैं, वॉलनट्स हैं, पोटैटोज हैं या सेफ्रन है? सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली हिंदू में आर्टिकल आया था इसके ऊपर। एंड द राइट आंसर इज पोटैटोज। तो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का CPRI जो कि ऊटी में लोकेटेड है, उन्होंने 2 डिजीज रेजिस्टेंट पोटैटोज बनाए हैं, कुफरी सह्याद्री एंड कुफरी करण। दोनों हाइब्रिड वेराइटीज हैं। एंड जो मेजरली हम कॉमन डिजीजेस देखते हैं इन द केस ऑफ पोटैटोज वो कौन से हैं? एक तो पोटैटो सिस्ट हैं जिनको नेमाटोड बोलते हैं, एंड लेट ब्लाइट। तो इन दोनों से रेजिस्टेंट है ये जो डिजीज, जो आपका क्रॉप वेराइटीज हैं, पोटैटो वेराइटीज। एंड जो कर्नाटका का क्लाइमेट है उससे थोड़ी सूटेबल बनाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कई बार सीधा टर्म्स देकर पूछा जाता है, या कई बार ऊपर मान लीजिए पोटैटो का नाम लिखकर कि कौन सी नई वेराइटीज़ हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे जब बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ INS विराट। तो पहली जो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड कि ओरिजिनली ये एक ब्रिटिश शिप थी जिसका नाम था HMS हर्मीज, HMS हर्मी, सॉरी, हर मैजेस्टीज शिप। ओके, दूसरी स्टेटमेंट है कि इट पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन जुपिटर जो कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का मिशन था इन श्रीलंका। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग शिप है। तो इन स्टेटमेंट्स में 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको कि क्या ये ब्रिटिश शिप है एंड क्या इसका नाम यही है। दूसरी चीज़ कि क्या कोई ऑपरेशन जुपिटर में इसने पार्टिसिपेट किया था एंड क्या वो श्रीलंका से रिलेटेड ही था। एंड द थर्ड स्टेटमेंट, चलो ये थोड़ी ऑब्वियस है कि ये है या नहीं है ना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं इन स्टेटमेंट्स में जो हमें एग्जाम के टाइम पर ध्यान देना है। ठीक है, ओके। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 2 3। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है कि एक तो INS विराट का पुराना नाम क्या था? HMS हर्मीज, एंड ये ब्रिटिश ओरिजिन की है। एंड दूसरी चीज़ कि ऑपरेशन जुपिटर किससे रिलेटेड है? श्रीलंका के में पीस बनाने से रिलेटेड है। ठीक है जी, ओके। थोड़ा इसके बारे में आगे जान लेते हैं। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं हमारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पिटिशन के तहत, जो इसकी डीकमीशनिंग के बाद डिसमेंटलिंग की बात चल रही थी INS विराट की, उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो अभी इसको डिसमेंटल करने की बात चल रही थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि हम इसको म्यूजियम की तरह बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए उनकी पिटिशन के ऊपर अभी फाइनली इसकी डिसमेंटलिंग को स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जी। एंड हमारी नेवी के पास ये पिछले 30 सालों के अराउंड से है। 1986 में इंडिया ने इसको परचेज किया था फ्रॉम द ब्रिटिश। एंड उससे पहले 1959 में इसको रॉयल नेवी ने कमीशन किया था 1959 में। ठीक है जी। तो अब उस हिसाब से अगर देखें 2017 में इसको डीकमीशन किया गया है इंडियन नेवी द्वारा। सो 1959 से लेकर 2017 तक ये सर्विस में रही है। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप भी है ये। एंड करंटली इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज INS विक्रमादित्य। तो एक और है INS विक्रांत, उसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एंड प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि INS विक्रांत का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ऑपरेशन जुपिटर के अलावा ये जो दूसरे इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज मालाबार है जो कि USA एंड जापान के साथ होती है ना, इसमें रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद एक्सरसाइज वरुण है जो कि फ्रांस के साथ है। तो ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस में भी ये पार्ट लेती रही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हम सॉरी। ठीक है, एंड ऑपरेशन जुपिटर में भी इसने पार्ट लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम से रिलेटेड। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जो प्रोग्राम है इसरो का है। 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जो गर्ल्स हैं उनको एनकरेज किया जा सके कि वो साइंस में, स्पेस साइंस में अपने करियर बनाने के बारे में सोचें। दूसरी स्टेटमेंट है कि इसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 9 टू क्लास 12, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो स्टेम कोर्सेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इंपॉर्टेंट हैं ये प्रोग्राम्स। सो द राइट आंसर इज सेकंड ओनली। तो पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये इसरो का प्रोग्राम नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को जो होता है, उसी ओकेजन पर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को। एंड इसका एम क्या है कि
जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं दे shall establish themselves in the STEM courses। जो STEM courses कौन से होते हैं हमारे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो इन कोर्सेज में अपने आप को वो लेकर आएँ, तो लड़कियों को बेसिकली जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम है। एंड इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं डीएसटी के, वो कौन कौन से हैं, विमेन साइंटिस्ट स्कीम टू हेल्प विमेन विद करियर ब्रेक, एंड उसके बाद है इंडो यूएस फेलोशिप फॉर विमेन इन स्टेम। ठीक है, उसके बाद क्यूरी प्रोग्राम है विच इज़ योर कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटीज। एंड देन वी हैव गति प्रोग्राम विच इज़ योर जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स बनाई जा रही हैं, ताकि जो women universities हैं दे शैल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द AI इनोवेशंस एंड ऑल। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हमने देखे डीएसटी के। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिगार्ड टू योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव क्या है कि या तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जाएं या फिर सीएनजी की तरफ जाएं। ठीक है, ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि रिसेंटली हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने सीएनजी पर चलने वाला ट्रैक्टर है उसको लॉन्च किया है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो सीएनजी है वो ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड है, नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी। दूसरी स्टेटमेंट की इथेन जो है सीएनजी का मेन कंपोनेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज कि इसको नेचुरल गैस वेल्स, जो कोल वेल्स हैं, बेड मीथेन वेल्स या ऑयल वेल्स हैं, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिराइव किया जाता है। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको थोड़ा सोच के बताना है, एंड द राइट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि इथेन नहीं मीथेन इसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, तो अभी इससे पहले जब आपने प्रीक्योर का वीडियो देखा होगा तो उसमें इथेनॉल मिथेनॉल की बात कर रहे थे हम, कि जो आपकी कंज्यूमेबल अल्कोहल होती है उसमें होता है मेन कंपोनेंट इथेनॉल। मिथेनॉल अगर आ जाए तो वो पॉइजनस हो जाता है। यहाँ पर सीएनजी में क्या है, सीएनजी में मीथेन गैस मेन कंपोनेंट है, इथेन नहीं। ठीक है, तो ये दोनों को आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, तो पहली बात सही है कि ये ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड होता है, ना कोरोसिव है ना ही ये टॉक्सिक है, एंड मीथेन मेन कंपोनेंट है इसका। हवा में इजीली स्कैटर कर जाता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा हैजर्डस भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, एंड वही जो नेचुरल गैस वेल्स हैं, कोल वेल्स एक्सेट्रा, उन्हीं से डिराइव करते हैं हम। एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि जो अननेसेसरी गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस एक्सेट्रा, उनको कम रिलीज करता है ये, कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको रिलीज करता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी कि आपके पेट्रोल या डीजल से होती हैं। एंड जो ट्रैक्टर वाली बात है मैंने अभी आपको बता दी। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये एक डिजीज़ के बारे में बताया हुआ, तो आपको बताना है कि ये कौन से डिजीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस दैट प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयज मोटर न्यूरॉन्स लीडिंग टू मसल वीकनेस। तो सबसे पहले तो आपको मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। वो न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स यानी वो नर्व सेल्स जो कि आपके वॉकिंग, सिटिंग एक्सेट्रा यानी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा हेरिडिटरी डिजीज़ है जो आपके मोटर न्यूरॉन्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करता जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है। क्या वो डाउन सिंड्रोम है, या अल्जाइमर्स है, या फिर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, या फिर फाइनली डी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, अगर पता है तो वेल एंड गुड है ना। ओके, सो द राइट आंसर इज टी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। इसके बारे में जानते हैं, तो मैंने जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बताया कि वो नर्व सेल्स हैं हमारे ब्रेन स्टेम में जो कि आपके स्केलेटल मसल एक्टिविटी जैसे स्पीकिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी है डीजनरेटिव न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसी टर्म में पूरी क्लैरिटी हो जाती है हमें इस डिजीज़ के बारे में। डीजनरेटिव का मतलब क्या है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है एंड और भी सिचुएशन जो है उसको ख़राब करता जाता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर यानी आपके नर्व सेल्स एंड मसल से रिलेटेड है। जेनेटिक का मतलब क्या है कि हेरिडिटरी है, पेरेंट्स से ट्रांसफर होता रहता है आगे। ठीक है, ऑल्दो ये रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में आता है, लेकिन फिर भी 1 in 10,000 जो बच्चे होते हैं दे फॉल प्रे टू दिस डिजीज़। ठीक है, एंड ये सेकंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल डिसऑर्डर है आफ्टर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट है, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके,
रिसेंटली कनाडा की जो अल्बर्टा प्रोविंस लगा लीजिए, स्टेट लगा लीजिए, उन्होंने इसके लिए फंडिंग जारी की है कि इसकी हम जीन थेरेपी लेकर आएंगे। ऑल्दो जो ड्रग्स हैं इसके लिए वो आते हैं, दे एग्जिस्ट, एसएमए ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है एंड वो थोड़ा कम्बरसम है। तो अब कनाडा की अल्बर्टा प्रोविंस इसको फंड करने जा रही है कि हम एक जीन थेरेपी ही लेकर आएंगे जिसमें जो जीन्स की ही हम इस तरीके से ट्वीकिंग करेंगे कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। ठीक है, सो that is all for the day. Thank you for watching.